तो यहाँ पे हम लोग एक तो आपसे टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे दिखा सके कि जो टीचर हैं वो मतलब होते हैं, शिक्षित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। तो शुक्र मनाइए अबॉर्शन में नहीं है बोले हैं। आज मैं कुछ कड़वी बातें करने लगा हूँ और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मैं नहीं कहूँगा तो आई डोंट थिंक कि ये जस्टिस होगा इस वीडियो के साथ। और बांग्लादेश की बात करूँगा मैं, नेपाल की, इंडिया की, सब की हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आज जो मुझे एक दो प्लेयर्स देखते हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया हुआ है और वो अच्छी तरह जानते हैं वो कौन है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोकल प्लेयर्स की। आपने अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है ना, अगर आपने एक सुपरस्टार बनना है पाकिस्तान फुटबॉल टीम का, या आपने स्टार बनना है पाकिस्तान फुटबॉल टीम का, आपको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। आपको इस मुल्क से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने एजेंट या जो भी आपका एजेंट है उसको कहना पड़ेगा, भाई मुझे खुदा का वास्ता है पाकिस्तान से बाहर निकाल दो और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दो ताकि मैं बाहर जाके खेल लूँ, जिस तरह सदाम ओमान के लिए खेल रहा है इस वक्त। ठीक है, वो भी गया ना बाहर, उसने भी कुर्बानी दी है, अपना मुल्क छोड़ के गया, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के गया है, सेक्रीफाइस दिया ना उसने। तो तुम ये चाहते हो कि तुम अगले जो तुम्हारे 90 दिन हैं वो ज़ाया हो जाएं, तुम अपने गांव में बैठ के ज़ाया कर दो, या वापडा के या KRL के घटिया फ्रेंडलीज़ खेल के ज़ाया कर दो जिनका कोई मयार नहीं है, जो कि बिल्कुल थर्ड क्लास फ्रेंडलीज़ होते हैं। या तुम ये चाहते हो कि यार मैंने सुपरस्टार बनना है, मैंने अपने आप को अप स्किल करना है, मैंने अपनी डेवलपमेंट करनी है। वो जो शोएब अख्तर कहता है अक्सर, जिसका तुम बड़ा मजाक उड़ाते हो कि अपने आप को ब्रांड बनाओ, वो गलत नहीं कहता, वो गलत बात नहीं करता, वो कहता सही है। मुझे ये पता लगा कि कुछ प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे फ्रॉम फॉरेन लीग्स और ऑफ़र हुए थे कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं अभी उन मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पास्ट में भी हुआ है और ये अभी भी हुआ है। करंट प्लेयर्स को भी मिले, ऑफ़र आई है, ऑफ़र ठुकरा दी उन्होंने, लात मारी है उसको। वो कहते हैं जी हमारी जो KRL की और वापडा की 25,000 की जो नौकरी है ना, वो हमें ज़्यादा अजीज़ है। जो वापडा हमें मुफ्त की बिजली देता है ना घरों में, वो ज़्यादा अजीज़ है हमें। हम उस कल्चर में रह नहीं पाएंगे, हम वहाँ का खाना किस तरह खाएंगे। अपनी ये जो मीडियोकर मेंटालिटी है ना और नैरो माइंडेडनेस है, इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि ये मीडियोकर मेंटालिटी जो है ना, ये एक मीडियोकर प्लेयर बनाती है, बल्कि बिलो एवरेज प्लेयर बनाती है। और पाकिस्तान को मीडियोकर प्लेयर्स नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अगर जीतना है तो पाकिस्तान को मीडियोकर प्लेयर से जान छुड़वानी पड़ेगी, जिनकी मेंटालिटी मीडियोकर है। ये मैं बहुत सीधी और साफ बात कर रहा हूँ। अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो इस मुल्क से बाहर निकलना पड़ेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा दो, तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए 80-90 दिन के अंदर कि भाई मैं इस मुल्क से बाहर निकल जाऊँ और मैं किसी इस तरह की लीग में खेलूँ जिधर मेरी स्किल की डेवलपमेंट हो रही हो। क्योंकि अगले 15 दिन तुम लोगों ने क्या करना है, लोकल प्लेयर्स ने क्या करना है? 15 दिन ये नारायण का वहाँ चले जाएंगे, कोई बलूचिस्तान चले जाएगा, कोई अपने अपने गांव चले जाएगा और वो आराम और ऐश हो रही होगी। दैट्स इट। उसके बाद 15 दिन के बाद ये सोचेंगे हमारे फुटबॉल का फ्यूचर का क्या होगा। तो पहले क्यों नहीं सोच लेते? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, और क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो पाकिस्तान टीम का? तुम्हारा अपना कोच बोलता है कि यू आर नॉट गुड इनफ टू प्ले एट दिस लेवल। पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है ना, यू आर नॉट गुड इनफ टू प्ले एट दिस लेवल, क्योंकि तुम लोग, वो खुद बोलता है, वो कहता है कोट एंड कोट द न्यूज़ के आर्टिकल में उसने बोला है कि तुम लोग बेसिक्स सीख रहे हो उस लेवल पे, यानी कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 2 के लेवल पे तुम लोग बेसिक्स सीख रहे हो। तुम्हारे पास सिस्टम अगर नहीं है तो तुम सारी ज़िंदगी ये रोते रहोगे कि मेरे पास सिस्टम नहीं है। तुम इस मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करोगे। अगर तुम्हें कोई बाहर की टीम ऑफर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम कोशिश भी नहीं करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में रहना है। ये किस किस्म की मेंटालिटी है यार? ये क्या बकवास है? तुम्हारी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि भाई मैंने फुटबॉल से करोड़ों लाखों रुपए कमाने। ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने सारी ज़िंदगी महीने का 25,000 रुपये कमाना है और फिर रिटायर हो जाना है। उसके बाद रिटायर होने के बाद जी तुम्हें कोई 10-15 दिन साल बाद याद नहीं रखेगा। ये मैं तुम्हें बता दूँ, नोबडी विल गिव अ शिट अबाउट यू। गली का कुत्ता भी तुम्हें याद नहीं रखेगा 10-15 साल के बाद। तो तुम्हें अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछना पड़ेगा कि तुम सिर्फ एक पाकिस्तान के फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो या पाकिस्तान फुटबॉल टीम के सुपरस्टार बनना चाहते हो। ये अपने आप से पूछो और अपने ज़मीर को ज़रा झंझोड़ो, क्योंकि तुम्हें लोग इस तरह याद रखेंगे, हाँ जी इसकी 10 अपीयरेंसेस थी पाकिस्तान के लिए, 1-2 गोल मारे थे इसने, हाँ ठीक है यार फाइन, कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया।
तो तुम्हें वो एक मीडियोकर प्लेयर बनना है या बिलो एवरेज प्लेयर बनना है पाकिस्तान का, या तुम्हें एक स्टार बनना है? तो बात वही है, निकलो इस मुल्क से बाहर और अपने आप को ब्रांड बनाओ, निकल आओ घटिया मीडियोकर मेंटालिटी से और बाबडा की बुंड से और केआरएल की बुंड से बाहर निकल आओ। तो अब हम बात करने वाले हैं नेपाल की, बांग्लादेश की और इंडिया की। यार सबसे पहले बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उनके काफ़ी प्लेयर्स हम बात करते हैं अक्सर के वसुंधरा किंग्स के लिए खेलते हैं, जो कि AFC लाइसेंस्ड क्लब है, एंड काफ़ी दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। एंड ढाका अबाहानी लिमिटेड, ये जितने भी AFC लाइसेंस क्लब्स हैं, क्योंकि ये हम इनको AFC कप में भी खेलता हुआ देखते हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर आता है। बट इन्होंने लेबनान की 104 टीम को भाई आप समझ लो कि हराई दिए, क्योंकि ये ड्रॉ नहीं होना चाहिए था। लेबनान से बांग्लादेश वाज नॉट सपोज टू ड्रॉ, बट दे ड्रू और एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया, और ये सैफ की जीत है, ये सैफ की जीत है। जो एक गोल खाया भी है बांग्लादेश ने, वो मुझे लगता है वो गोल कीपर था, एंड तारिक काजी गलत टाइम पे मेरे ख्याल से उनके सामने आ गए, और गोल कीपर को आप कह सकते हैं कि मारमा जो था उसकी गलती हो सकती है, बट वो गोल वैसे नहीं खाना चाहिए था। बहुत ही अननेसेसरी गोल खाया था बांग्लादेश ने, जो लेबनान के ख़िलाफ़ खाया। दैट गोल बाय शेख मुरसलीन, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई आप ईसा को खिलाओ, ईसा फैसल को लेफ़्ट बैक पे, और आप उसको खिलाओ मुरसलीन को, एंड ही इज़ ओनली 17-18 ईयर्स ओल्ड, और उसने पकड़ के गोल मार दिया हाफ स्पेस के थ्रू, जो उसने ड्रिबल किया है, रन बना के उसने गोल मारा है। तो भाई बहुत ही शानदार उसका गोल था, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो क्राउड के अंदर जाके उसने जिस तरह सेलिब्रेट किया और फिर येलो कार्ड भी खाया, इट फेल्ट लाइक अ विनर, इट फेल्ट लाइक अ विनर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एक अपसेट है, इसमें कोई शक नहीं कि ये ठीक ठाक अपसेट हुआ है, क्योंकि लेबनान बहुत मतलब रैंकिंग में आई थिंक अभी बांग्लादेश 183 पे है, 180s के अंदर नहीं है, और लेबनान जो है वो 104 पे है। मतलब वो जो हमारी जो ताजिकिस्तान की टीम है वो 109 पे है, उससे भी ऊपर थी लेबनान। तो क्यों बांग्लादेश ने हराया, मतलब ड्रॉ किया, वो एक तरह से हराना ही हुआ, वो इसलिए इतना पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट निकला है बिकॉज आप अपने बेसिक्स के ऊपर वापस आए, होजे कब्रेरा अपने बेसिक्स पे वापस आए। कुछ जगह मैं देख रहा था 4-3-1-2 शेप बन रही थी ऑफ द बॉल, कुछ जगह 4-4-2 शेप बन रही थी, तो कोशिश वो यही कर रहे थे कि 4-3-1-2 जो है ना वो खेलने की कोशिश करें। जमाल भुयान जो उनके कैप्टन है, थोड़ा सा वो लग रहे थे कि यार फ़हीम के बिल्कुल पीछे, फ़हीम के बिल्कुल पीछे थे वो, एक अटैकिंग रोल में भी वो नज़र आ रहे थे। तो ही वॉज टेकिंग द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, ट्राइंग टू मेक दोज वर्टिकल पासिस के यार वर्टिकल पासिस मैं किसी तरह निकालूं। तो जमाल भुयान ऑल्सो हैड अ वेरी गुड गेम, और थोड़ा सा वो ग्रूव में वापस आए, मुझे तो बड़ा उनकी गेम अच्छी लगी। लेकिन ये है कि कोडोज टू बांग्लादेश, और उनकी लीग को सलाम है, जो वो लीग से प्लेयर्स अब प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। मोरसलीन कहाँ से आया है? वसुंधरा किंग्स से। तो वसुंधरा किंग्स उसकी स्किल को डेवलप कर रही है, उसको एक्सपोजर दे रही है AFC कप में खेल के। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं जो एक पाकिस्तानी प्लेयर को चाहिए। और पहले तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ को अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से। बांग्लादेश को जितना सराहा जाए, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आई थॉट विश्वनाथ घोष भी बहुत अच्छा खेले, आई थॉट हिज गेम वॉज गुड, इवन दो वो जो यमन वाला गोल था वो ज़रा लेफ़्ट साइड से आया था। विश्वनाथ घोष तो राइट बैक खेल रहे थे, लेफ़्ट साइड अभी भी ससेप्टेबल है। मैंने पिछले गेम में भी कहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया में जब सादुद्दीन खेल रहा था, और सादुद्दीन ने मेरे ख्याल से आई थिंक 89th मिनट में गोल मारा था मालदीव्स के अगेंस्ट 1-1 जब हुआ था, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ईसा फैसल वॉज अ बिट बेटर, और शकील हुसैन भी अच्छा खेला। शकील हुसैन सेंटर बैक खेल रहा था लास्ट मैच में, मुराद सेंटर बैक खेल रहा था। शकील हुसैन भी बड़ा अच्छा खेला है, उसको भी तारीफ जाती है, उसको भी क्रेडिट जाता है। यार ये और ईसा फैसल, इनको दोनों को खेलते रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस स्टार्टिंग 11 को अब नहीं छेड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन वही बात है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। विनिंग हो या आपने बड़ी टीम से ड्रॉ किया हो, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। नेपाल पे अब मैं आता हूँ दोस्तों। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश के जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो मुझे देखते भी हैं। नेपाल के यार देखो, मुझे ये लगता है, मैं बार बार ये बात करूँगा, और मैंने पहले भी बात की है कि विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जो आपकी मेन टीम होती है, अब ये पाकिस्तान वाली आपकी लाइनअप है, ठीक है, ये आप देख लो, जो आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेपाल ने लाइनअप खिलाई थी, ये वो है। इसमें आप डाल दो अनजान बिस्ता, सिर्फ अनजान बिस्ता मिसिंग है इसके अंदर, और अगर आप चलो निशान हमल को भी डाल दो, ठीक है, उसको भी अगर एक चांस दे दो, क्योंकि वो भी पोर्चुगीज़ का में पैदा हुआ है, वहाँ से उसने ट्रेनिंग की है, आई एम श्योर उसका लेवल काफ़ी अच्छा होगा, उसको चांस मिलना चाहिए। इसमें सिर्फ अनजान बिस्ता मिसिंग है, मुझे लगता है बाकी ये पूरी टीम अच्छी है। लेकिन वही बात है कि दमिंद्रा तमंग जो इनके पहले लेफ़्ट बैक थे,
वो इंजर हो गए। अब ये आशीष चौधरी को बार बार खिलाई जा रहे हैं। अब आशीष चौधरी इज़ लाइक जेम्स मिलनर वाला वही बात है कि वो पहले वो विंगर खेलता था, ठीक है, जेम्स मिलनर सिटी के लिए विंगर खेलता था पहले। आशीष चौधरी भी विंगर है, या वो लेफ्ट पे खेलेगा या वो राइट पे खेलेगा। अब आप एक विंगर को, जो एक अटैकिंग विंगर है, जो फ्रंट थ्री में खेलता है, उसको आप लेफ्ट बैक खिला रहे हो, ठीक है। तो वो तो अननेचुरल पोजीशन में खेल रहा है, उससे तो आप इतनी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इवन देन वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, इवन देन उसकी गलती नहीं है, ये उसकी पोजीशन नहीं है। आशीष चौधरी इस पोजीशन के लिए पैदा नहीं हुआ, इसके लिए बना नहीं है। ये सब सारे नेपाल के जो भाई हैं हमारे, उनको पता है। तो वो चीज़ है। और लाइकिन लिम्बो ऑब्वियसली ही इज़ इंजर्ड। शुक्र है अरीक बिस्ता को खिला दिया, शुक्र है अनंता तमंग वापस आ गए। वो दोनों खेल रहे थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। एक डबल पिवट में उनका प्लेयर अरीक बिस्ता खेलता है, एक सेंटर बैक खेलता है अनंता तमंग। लेकिन मनीष दंगी को क्यों बिठा दिया आपने, जो पिछले मैच में आपका वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स था, बेस्ट परफॉर्मर था मेरे हिसाब से। आयुष घलन क्यों स्टार्ट नहीं करता? आयुष घलन का क्या मसला है? फॉर्म ख़राब है, बुखार है, उसको इंजरी है क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये उसके साथ क्या मसला है कि उसको ये विंसेंजो जो आपका कोच है, जो कि ISL में भी मैनेज कर चुका है काफ़ी टीम्स को, उसको खिलाता ही नहीं आयुष घलन को। इवन इंडियंस तारीफ़ कर रहे होते हैं आयुष घलन की। तो मुझे नहीं पता यार, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये जो 1 से 2 प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स को अचानक बिठा दिया जाता है, कुछ प्लेयर को अचानक खिला दिया जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती। लास्ट मैच में वो जो नंबर 2 शर्ट था आपका, अमृत श्रेष्ठा नाम है उसका, उसने जो है वो ही हैड अ शैम्बॉलिक गेम टू बी ऑनेस्ट विद यू। वेरी पुअर गेम, हॉरिबल भी बोल सकते हो आप। वो फिर बेचारा वो भी चला गया, 27 मिनट वो खेला, वो भी चला गया पिछले मैच में। तो नेपाल को अपनी एक प्लेइंग सेटल्ड 11 पहले तो ठीक करनी पड़ेगी कि यार आपकी सेटल्ड 11 है क्या। मुझे तो समझ नहीं आ रही है आपकी प्लेइंग 11 सेटल्ड क्या है। तो उसके बाद फिर बंदा कहता है यार अच्छा अब हम इस तरह टैक्टिक्स बेहतर कर सकते हैं, अब हम इस तरह फाइनल थर्ड में घुस सकते हैं, इस तरह से हम अब थोड़ा बेटर बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि गिलिस्पी कड़की ने ठीक ठाक खेला, ही हैड अ गुड गेम। और वो जो बेंच से लड़का आया था थुपालिया, मुझे लगा वो बहुत अच्छा खेला। उसको गोल मारना चाहिए था, उसको एक 1-on-1 चांस मिल गया था, कीपर कह रहा था यमन वाले, वो वहाँ पे गोल मार देता तो मेरे ख्याल से शायद 1-1 हो जाता। उस इंस्टेंस के अंदर जो गेम स्टेट है बदल जाती। तो थुपालिया के पास चांस था। उसका पेस बहुत अच्छा है, विद द बॉल उसका पेस बहुत अच्छा है, वेरी वेरी पेसी प्लेयर। तो उसको देख के मज़ा आ रहा था। अडामा ट्रायोरे वाली थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा फिजिकल है अडामा ट्रायोरे, ये लड़का ऑब्वियसली इतना फिजिकल नहीं है। बट यार नेपाल ने जो 2 गोल्स खाए हैं ना, उनमें मेरे ख्याल से पहले गोल में तो कुछ हो नहीं सकता था। मे बी जोन 14 को थोड़ा बेटर कवर कर लिया जाता, मे बी यू कैन से। लेकिन वो एक आउट क्लास गोल था, वो वर्ल्ड क्लास गोल था। किरण चेमचोंग कुछ भी नहीं कर सकता था उस गोल पे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं उनको नहीं दोष ठहराऊँगा। फिर आप कह सकते हो क्या कहते हैं, अपने जो दूसरा गोल है वो ओवर द टॉप बॉल आई है, ओवर द टॉप वो बॉल पड़ी है। और मेरे ख्याल से एक हेडर मिस किया पहले नेपाल के प्लेयर ने। वो अगर हेडर जीत जाता शायद कहानी कुछ और होती, जो बिल्कुल ये जो ऑपोजिशन के बॉक्स में अगर वो जीतता कहानी और होती। लेकिन वो उन्होंने एक ओवर द टॉप बॉल दिए डिफेंस के, वो डिफेंस बिल्कुल खुल गए। और उसमें भी जो डिंक किए ना, आपको फिनिश को तारीफ़ करनी पड़ेगी। जो यमन के जो प्लेयर है, जो दूसरा जिन्होंने गोल मारा है, उन्होंने जो डिंक किया है किरण चेमचोंग के ऊपर, वो बहुत ही आला डिंक था यार। तो उस पर भी मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आप ये कहोगे कि किरण चेमचोंग को अपनी लाइन के ऊपर रहना चाहिए था, बट मैं उसको ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि वो गोल बहुत ही अच्छा था, वो फिनिश बहुत ही आला था। तो वो चीज़ है। या पोजीशनिंग कुड हैव बीन बेटर ऑफ किरण चेमचोंग, बट फर्स्ट गोल में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी इंडिया पे। नेपाल को बेस्ट ऑफ लक अगेन। आई होप आप भी बांग्लादेश की तरह एक इस तरह का ही अपसेट करो, और ये सैफ के लिए अच्छा होगा, ये सैफ की जीत होगी अगर इस तरह होता है। इंडिया 3-0 हारी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया 3-0 हारेगी। लेकिन जो लाइनअप है अगेन वो ठीक नहीं खिलाई गई टू सम एक्सटेंट, आप कह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं जी अमरिंदर पाजी जो हैं, अमरिंदर सिंह, जो काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं इंडिया के लिए, वो उनकी जगह गुरप्रीत सिंह सांधू को खेलना चाहिए था। एंड राइटली सो, क्योंकि गुरप्रीत सिंह सांधू एक लेजेंड है इंडिया का, हम सब जानते हैं। जो पिछला ड्रॉ हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल से वो जो 0-0 ड्रॉ हुआ था, उसमें कोई 8-9 सेव्स किए थे गुरप्रीत सिंह सांधू ने। जिस मैच में 1-0 भी हारे थे, उसमें भी बहुत दफ़ा बचाया था गुरप्रीत सिंह सांधू ने, वो जो कतर के ख़िलाफ़ ये जो लास्ट 2 मैचेस हुए थे। तो मेरे ख्याल से जब आपका बिग गेम प्लेयर है, उसको तो ड्रॉप करना बनता नहीं था। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं यार इंडिया बहुत हाई लाइन खेल रही थी, जो कि खेल भी रही थी, जो कि मैंने देखा। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉल थी अमरिंदर सिंह की, वो कुछ शायद करामत साबित होती, शायद उससे कुछ फ़ायदा मिल जाता है, इसलिए इगोर स्टिमैच ने उसको खिलाया होगा, यह हो सकता है। एक प्लेयर की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, मुझे लगा सुभाशीष बोस
ही प्लेड वेल। कुछ लोग कह रहे थे जी आकाश मिश्रा को खिलाओ, लेकिन नहीं यार, मैं यहाँ पे सुभाशीष बोस को मैं समझता हूँ उसने ठीक ठाक गेम खेली है। वो वांगजाम के साथ भी, अपुया के साथ भी ठीक ठाक लिंकअप करा था, आगे रन्स भी बना रहा था, जो अटैकिंग रन्स होते थे जितना वो बना सकता था। तो आई थिंक कि ही प्लेड वेल, उसका कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो यार राहुल भेके, संदेश झिंगन के बीच में वो कम्युनिकेशन नहीं थी जो ऑब्वियसली अनवर अली और उसके बीच में होती है, झिंगन के बीच में, तो वो चीज़ है। थापा को मैंने बात की थी पहले एक दूसरे चैनल पे, पॉडकास्ट पे, मूसा भाई के, कि क्योंकि कतर इज़ अ फिजिकल साइड इन द मिडल ऑफ द पार्क, तो थापा को चांस दे देना चाहिए और मे भी सहाल को एक बी ऑप्शन की तरह यूज़ किया जाए, क्योंकि सहाल और नौरम महेश सिंह जो थे वो बाद में आए थे। मनवीर सिंह को तो बहुत ज़्यादा मिस किया है। लेफ़्ट हैंड साइड जो थी उधर एक बहुत वेकेंट स्पेस था। अगर आप प्लेयर्स एवरेज पोजीशन भी देखो तो वो जो लेफ़्ट हैंड साइड थी, जिधर बाद में नौरम महेश सिंह आए हैं, उससे पहले वहाँ पे मेरे ख्याल से शायद चांगते खेल रहे थे। बहुत वेकेंट स्पेसेस वहाँ पे निकले हैं और द ट्रैक बैक वाज नॉट गुड इनफ। जिस तरह मनवीर सिंह पिछले मैच में राइट विंग पे ट्रैक बैक कर रहे थे और मनवीर सिंह को शायद बुखार हो गया था या इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से वो मनवीर सिंह को बहुत मिस किया, क्योंकि वो ट्रैक बैक, डिफेंसिव सॉलिडिटी, प्रोटेक्शन टू द राइट बैक वो दे रहा था, तो वो नहीं था इस दफ़ा, वो बैलेंस नहीं था। फिर जिस तरह से आपने गोल खाए हैं, पहला गोल तो यार सेकंड बॉल्स लूज़ की हैं, हड़बड़ी मची है बॉक्स के अंदर, और वो उसने लेफ़्ट फुट से गोल मार दिया है, जो उनका नंबर 23 शर्ट था कतर का। आई थिंक सेकंड बॉल्स भी जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो नहीं जीती इस दफ़ा भी इंडिया। अकरम अफीफ़ ने नाक में दम किया हुआ था इंडिया के, मतलब लिटरली यार, वो ओवर द टॉप बॉल आ रही है, वो शॉट मारा है, जो दूसरा गोल भी पड़ा है उसने शॉट मारी है, और वो स्पिल हुई है, और वो उनके जो नंबर 19 शर्ट है उसने गोल कर दिए आराम से। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर वो लेफ़्ट साइड से जो क्रॉस आया था, आई थॉट वांगजाम इवन दो ही हैड अ फाइन गेम, उसको थोड़ा और बेटर कवर करना चाहिए था, उस क्रॉस के अंदर थोड़ा और बेटर प्रेस करना चाहिए था, क्योंकि वही खेल रहा था नंबर 8 शर्ट में, तो वो क्रॉस उसको नहीं आने देना चाहिए था, उसको पहले ही ब्लॉक कर देना चाहिए था। आई थॉट वांगजाम ने एक बड़ी खूबसूरत बॉल दी थी ओवर द टॉप सहाल को, और सहाल ने वो फिर मिस कर दी। ही डिडंट इवन टेस्ट द कीपर। फिर सुनील छेत्री, द वे ही वॉज प्रेसिंग यार, 39 ईयर्स की एज में वो जिस तरह बंदा प्रेस कर रहा है, उसको देख के ना बंदा कहता है यार ये किस तरह कर लेता है, ये कैसे कर रहा है ये एट द एज ऑफ 39। ये दिस शोज़ हिज फिटनेस, दिस शोज़ हाउ डेडिकेटेड ही इज़ टूवर्ड्स द गेम, और इसके लिए डेडिकेशन चाहिए इतनी फिटनेस रखने के लिए 39 ईयर्स की एज में भी। तो यार ही वॉज फिनोमिनल यार, मतलब सुनील छेत्री से आपको ना प्यार हो जाता है। तो वो जो प्रेसिंग हो रही थी ना, उस पर उन्होंने बॉल जीती है, उन्होंने पास दिया है थापा को, एंड अगेन थापा, हमें पता है उसको, ही शुड हैव बरीड दैट चांस। इंडिया बहुत वर्टिकल पासिस देने की कोशिश कर रही थी। इट वॉज नॉट दैट दे वर ट्राइंग टू स्प्रेड, नहीं, वो वर्टिकल पास देने की कोशिश कर रही थी, ओवर द टॉप बॉल्स मारने की कोशिश कर रही थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी जिस तरह सक्सेसफुल हो रही थी कतर। दे वर नॉट सक्सेसफुल इन द ओवर द टॉप बॉल्स। और जो चांसेस मिलते थे वो हमें पता है यार कि कतर के ख़िलाफ़ आपको कम चांसेस मिलने हैं, तो यू शुड हैव बरीड इट, 1 और 2 यू शुड हैव बरीड इट। तो वही चीज़ें हैं। एंड आई थॉट आप अपुया को ज़्यादा नहीं कह सकते, अपुया को भी जोन 14 में चांस मिला था एक, और आप ज़्यादा उसको भी नहीं कह सकते वांगजाम को कि यार इनकी ये डिसकनेक्ट हुए थे। दे वर नॉट डिसकनेक्टेड। मुझे लगता है फाइनल थर्ड में इंडिया बॉल ठीक तरीके से नहीं रख पा रही थी, और यही बड़ा मसला हो रहा था कि जो इंडिया की क्वालिटी है ना, वो फाइनल थर्ड में जाके मांद पड़ जाती है, और उसमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम सबको पता है। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था ये। कुछ इंडियंस हमारे दोस्त कहते थे कि यार जीत जाएंगे, इंडिया जीत जाएगी, बट वो नहीं हुआ। एंड कोई नहीं यार, अभी भी बहुत टाइम है, 4 मैचेस और रहते हैं, और अगर आप 10 पॉइंट निकालते हो, यू ऑलरेडी हैव 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 2 गेम्स, तो अगर 10 पॉइंट निकालते हो, 6 अफगानिस्तान के अगेंस्ट निकाल लो तो 9 पॉइंट तो बन ही जाएंगे, और 1 पॉइंट बेशक कुवैत के अगेंस्ट निकाल लो, वो तो खैर इंडिया में ही मैच है। तो आई थिंक इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कतर की टीम है, और कतर की टीम वर्ल्ड कप खेली है भाई, कोई मजाक नहीं है। तो ये चीज़ है, और लेट्स सी कि क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया एज वेल फॉर द फ्यूचर गेम्स। अब मैं आता हूँ जी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जो आवाम है, पहले उन्होंने मुझे बहुत खुश किया यार, 18,300 क्राउड आ रहा था। फिर बुक मी ने बताया भाई 22,000 लोग आए, 22,000, कोई 500 लोग आए थे, और सीट्स कितनी थी? 24,000, टोटल सीट्स 24,000, और 22,500 लोगों ने बुक मी के मुताबिक टिकट ख़रीदा है। ठीक है, और कितने बजे? ट्यूसडे 2 PM, सोचो ये मैच 8 बजे होता,
खचाखच भरा होता है स्टेडियम, लोग पागलों की तरह आ रहे थे भाई, लोग पागल हो चुके थे कि ये जो लव आपने दिखाया ना फॉर द गेम, फॉर फुटबॉल, दिस इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और मैन ऑफ द मैच वॉज पाकिस्तानी वहाँ, जितना सराहा जाए कम है। मैच के बाद ओटिस खान को जाके 3-4 लोगों ने भाई गले लगाया, मतलब ग्राउंड के अंदर वो घुस गए थे, ग्राउंड के अंदर घुस के वो उन्होंने इन्वेजन किया, उन्होंने जाके ओटिस को गले लगाया और उसको बोला जी तू बहुत अच्छा खेला है। तो इस तरह की हमारी आवाम थी, बहुत प्यार दिया ओटिस खान को, और ये भाई कमाल की है, कमाल की है। जहाँ तक बात है यार गेम की, मैं यहाँ पे पहले तो रईस नबी को मैं ख़ास तौर पे जो ऑन द बॉल उसकी गेम थी बहुत अच्छी थी यार। व्हाट अ गोल फॉर द एजेस, व्हाट अ ब्लडी गोलाजो। और भाई ब्लॉकबस्टर था। मैं जैसे ही स्टेडियम के अंदर आया हूँ ना, जैसे ही मैं अंदर पहुंचा हूँ स्टेडियम के, मैंने उस टाइम वो गोल देखा है अपनी आंखों के सामने। वो गोल मैंने नेट को नस्ल होते हुए देखा है, और पूरी आवाम एक्सटैटिक हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। और मैं उसको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेट गया था ऑब्वियसली, लेकिन मैंने वो देखा था, और जैसे ही एंटर हुआ ना मैं, उसने गोल मार दिए। तो रईस नबी यार, अ गोल फॉर द एजेस, वेरी प्रिविलेज्ड टू सी दैट गोल। और हाफ स्पेस के अंदर उसने वो जगह बना के पहले उसने राइट फुट से टच लिया, फिर लेफ्ट फुट से टच मारा, अबिट लाइक मोर्सलिन, लेकिन मोर्सलिन का जो गोल था वो राइट फुट से था। तो भाई बहुत ही प्यारा गोल था। आलमगीर मेड एन असिस्ट, उसको भी मुबारक हो भाई, असिस्ट की है। तो यार ऑन द बॉल दोनों बड़ा अच्छा खेले, मुझे लगा कि ऑन द बॉल ठीक ठाक थे। आलमगीर सऊदी अरेबिया की मैच से बेटर खेला था, ऑन द बॉल की बात कर रहा हूँ, जब बॉल उसके पास आती थी। अब मैं बात करूंगा ऑफ द बॉल, क्योंकि ये दोनों ने ऑफ द बॉल बहुत स्ट्रगल की है, दोनों ने। आपको बार बार जो राइट हैंड साइड है, जो मोहिबुल्ला वाली साइड थी, उधर उन्होंने सोचा हुआ था कि इनको टारगेट करेंगे, उधर बाई लाइन पे बॉल लेके जाएंगे और बार बार कट बैक मारेंगे, जैसे हम आर्सेनल को करते हुए देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आर्सेन वेंगर के टाइम भी हम ये देखते थे कि वो बार बार कट बैक्स मारते थे। बाई लाइन पे बिल्कुल गोल लाइन के पास बॉल ले जाके कट बैक्स मारो, ठीक है, और पूरे डिफेंस को खींच दो एक जगह पे डिफेंस पूरा खिंच जाएगा, जोन 14 सारा खाली हो जाएगा, जोन 14 में कोई भी नहीं होगा, और गोल पड़ेगा वहाँ से। और 2-3 गोल उन्होंने जोन 14 से, और शॉट्स भी उन्होंने काफ़ी लिए हैं जोन 14 से, क्योंकि जोन 14 मौत का जोन है, पहले भी कह चुका हूँ मैं। आपके जो डबल पिवट के प्लेयर्स थे, आलमगीर और रईस नबी, दे वर कम्प्लीटली आउट ऑफ पोजीशन। वो दोनों, जो आपकी डिफेंस थी बहुत ही पीछे चली जाती थी, जो आपकी डिफेंस लाइन थी जिसमें मूसा भी था, अब्दुल्ला इकबाल भी था, मोहिब भी था, जुनेद शाह भी था, वो बिल्कुल पीछे सैंडविच हो जाते थे, और ये दोनों अंदर घुस जाते थे उसके। वो जो डिफेंसिव लाइन है उसके अंदर घुस रहे हो भाई, तुम जोन 14 के अंदर प्रेस करो, जोन 14 जो वो एरिया है उसको तुम कवर करो। नहीं, क्योंकि वो सारे प्लेयर उधर खींच रहे हैं, हर कोई बॉल की तरफ देख रहा है, कोई अपनी पोजिशनल अवेयरनेस पे देख ही नहीं रहा भाई कि मेरा मार्कर कौन है, मेरा मार्कर किधर गया, कितने गया। तो भाई थोड़ा अपना मार्कर को भी देखा करो, थोड़ा देखा करो भाई, पीछे भी कोई हो सकता है। तुम लोगों को पता ही नहीं लगता कि भाई पीछे से भूत की तरह कोई शैडो रन मारेगा और वो गोल मार देगा पीछे से। तो ये आपका डिफेंस सैंडविच हो जाता है, आपकी मिडफील्ड पूरी सैंडविच हो जाती है। आलमगीर को देखो ना इस तस्वीर में, किधर है वो, क्या है उसकी बॉडी की ओरिएंटेशन, क्या है, व्हाट इज हिज बॉडी ओरिएंटेशन, वेयर इज रईस नबी इन दिस फोटो जहाँ पे ये गोल पड़ा है, और जोन 14 के अंदर बिल्कुल जोन 14 खाली है, किधर है दोनों, कहाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं डिफेंस लाइन को। ये एक बार नहीं हुआ, ये एक बार नहीं हुआ, ये एक बार हुआ होता तो मैं चलो माफ़ भी कर देता हूँ, ये 5-6 बार हुआ है ये, कि वो बार बार राइट साइड को एक्सप्लॉइट करते हैं, मोहिबुल्ला अफरीदी की वीकनेस को, वो बार बार आउट ऑफ पोजीशन हो रहा था, एक तो वो लड़का घबराया हुआ था, ऊपर से वो डेब्यू मैच था, उसकी और मूसा की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, मोहिब की और मूसा की ज़ीरो कोऑर्डिनेशन, ऐसा लग रहा था कभी साथ में ट्रेनिंग ही नहीं की है इन्होंने, कभी साथ में ट्रेनिंग ही नहीं की है इन्होंने, ऐसा लग रहा था। तो एक बहुत ज़्यादा वेकेंट स्पेस था, वेकेंट गैप था इन दोनों के बीच में, मूसा के बीच में और मोहिब के बीच में। मोहिब की पोजीशनिंग आई वुड से हॉरिबल, मूसा ही शुड हैव कवर्ड द गैप्स, जो गैप्स छोड़ रहा था मोहिबुल्लाह अफरीदी, और मूसा की बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। आई एम सॉरी, मूसा को अपने आप को शीशे में देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि यार मैंने जो नेपाल वाली परफॉर्मेंस दी थी 16 नवंबर 2022 को जब मैंने डेब्यू किया था, उसमें और अब की फॉर्म में मेरा कितना फ़र्क है, मेरी फॉर्म को क्या हो गया, मैं क्यों इस तरह खेल रहा हूँ, मैं उस तरह क्यों नहीं खेल पा रहा जिस तरह मैं खेलता था नेपाल वाले मैच में, जिसमें मैंने एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, वो मैच हम 1-0 हार गए थे, बट अब्दुल्ला शाह और महमूद दोनों बहुत अच्छा खेले थे। तो ये अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। तो
रईस और आलमगीर को भी यहाँ पे ऑफ द बॉल जाता है, कसूर जाता है कि यार आपका काम है, आप डबल पिवट में खेल रहे हो, आप दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हो, आपका काम है कि आप प्रोटेक्ट करो अपनी बैक लाइन को। यू शुड बी मैनूवरिंग विद द बैक लाइन, और मिडफील्ड को एक लाइन में एक सीध के अंदर मूव करना चाहिए विद द डिफेंसिव लाइन, लेकिन हम नहीं कर रहे थे। हमारे प्लेयर्स ओवरलोड वो क्रिएट किए जा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे वो ताजिकिस्तान वाले, और आराम से कट बैक हो रहा था, आराम से वो ड्रिबल करते थे हमारे पास, हमें चीरते थे, फाड़ते थे और निकल जाते थे। दूसरा ये कि उनका जो प्लेयर था अमीर बैग, जो मैंने बताया था कि मलेशिया की लीग में खेलता है, भाई वो 1-2 करता है, ठीक है, वो धागे खोल रहा था, वो आलमगीर और रईस नबी के अंदर से धागे खोल रहा था। वो आराम से 1-2 करता है, उसको आउट ऑफ पोजीशन करता है रईस नबी को, आलमगीर उसको ट्रैक करने जाता है, वो फिर से 1-2 कर देता है या लिंक अप प्ले कर देता है या ड्रिबल कर देता है आराम से, आलमगीर नीचे गिर जाता है और वो फिर फाइनल थर्ड में पास दे देता है। फाइनल थर्ड में फिर वो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल खाली है, वो क्रॉस मारते हैं जोन 14 के अंदर, गोल। तो वो जो बंदा है नंबर 8 शर्ट का, वो एक मच्छर की तरह मंडरा रहा है, तुम्हें काट रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। खिलवाड़ कर रहा था वो तुम्हारे साथ मिडफील्ड में, पता है तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं हुआ? होना चाहिए। तो ऑफ द बॉल रईस नबी एंड आलमगीर वर नॉट गुड इनफ, आई एम सॉरी, दे वर नॉट, वरना आप 6 गोल ना खाते। आप खुले हो मिडफील्ड के अंदर। उसके बाद ये अली उज़ैर गुज्जर साहब आए हैं। अब अली उज़ैर गुज्जर पे तो मैं क्या कहूँ, ठीक है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, सिल्की प्लेयर है, वाबडा के घटिया से डिपार्टमेंट में वो खेलता है, ठीक है, ही इज़ गुड ऑन द बॉल, उसको और बेटर वो हो सकता है। और वो बाय द वे 25-26 साल का है, ही इज़ नॉट अ यंग प्लेयर, 25-26 साल का है अली उज़ैर गुज्जर, ठीक है। तो मेरे से एक्सपेक्ट ना करना कि आई विल गो वेरी इजी ऑन हिम, आई वोंट, ही इज़ नॉट अ यंग प्लेयर। वो बंदा फिजिकली वीक है, उसके अंदर फिजिकलिटी नहीं है, वो एक एथलीट कहीं से नहीं लगता। चलो अगर फिटनेस होगी भी, टेक्निकल एबिलिटी में और ऑफ द बॉल मूवमेंट में बहुत फ़र्क होता है, और उसकी ऑफ द बॉल अवेयरनेस नहीं है। मान लेते हैं वो फिट है, मान लेते हैं कि उसकी टेक्निकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सिल्की पासेस देने से आपकी जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी डिफेंसिव स्ट्रक्चर तब ठीक होगी जब आपकी पोजिशनल अवेयरनेस होगी, और उसके आने के बाद हम और ज़्यादा खुल रहे थे, और ज़्यादा हमारे धागे खुल रहे थे, वो मिडल ऑफ द पार्क में हमें पेनिट्रेट करके मार रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरह चीज़ें नहीं चल सकती। वी वर हॉरिबल इन द मिडल ऑफ द पार्क, क्योंकि हम उनको रोक ही नहीं पा रहे थे। सऊदी अरेबिया को तो हम मिडल पेनिट्रेट नहीं करने दे रहे थे, उनको हम वाइड फोर्स कर रहे थे। इस मैच में वो नहीं था, इस मैच में वाइड फोर्स हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो आपकी जब पोजीशनिंग ठीक नहीं होगी, आपकी पोजीशनल अवेयरनेस ठीक नहीं होगी, आपको पता नहीं है आपका मार्कर कहाँ घूम रहा है, तो फिर आपने 6 गोल तो खाने हैं। इसमें इतना कोई अफसोस खाने की बात नहीं है। एंड इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हारा मैनेजर तुम्हें कह रहा है यू आर नॉट गुड इनफ, देन यू आर नॉट गुड इनफ। अपने ऊपर काम करो। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, ज़ाया मत करो इनको गुजरांवाला में, उकाड़ा में, इस्लामाबाद में। तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें अपने गिरबानों में झांक कर देखना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बाकी ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर, और अगर आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता तो ये मेरा मसला नहीं है। हस्ता ला बिस्ता।